हेलो हेलो। एम आई ऑडिबल? ओके। तो संभवतः हमारी आवाज़ और हमारा चलचित्र दोनों आप तक आसानी से और सुगम्यतापूर्वक पहुंच रहे होंगे। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आशुतोष शुक्ला। आज बड़े ही लंबे अरसे के बाद, लगभग एक वर्ष के बाद, आपसे पुनः मुखातिब होने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस बीच में मैं अपने स्वतः के पठन पाठन के कार्यों में संलिप्त था, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ लगातार जुड़ न सका। तो उसके लिए मैं आप सबका क्षमा प्रार्थी हूँ। किंतु आज यदि पुनः आप लोगों से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है तो कुछ नवाचार की ओर हम लोग कदम बढ़ाएंगे। आरजी रिसर्च विंग का जो मूलभूत उद्देश्य था वो यही था कि रिसर्च के माध्यम से नवाचारों को, पठन पाठन की प्रक्रिया में नवाचारों का समावेश करते हुए पठन पाठन की प्रक्रिया को सहज और सरल बनाया जाए। तो पठन पाठन की प्रक्रिया में जो हमारा तरीका है, जिस तरीके से मैं सहज समझता हूँ और मुझे लगता है कि एक सक्रिय तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, तो उसमें मेरा मानना है कि अगर किसी को पढ़ाया जाना चाहिए तो, हालांकि मैं थोड़ा सा जो ये पीपीटी उपीटी का लोग यूज करते हैं उनका थोड़ा सा समर्थक कम हूँ। इसका कारण ये नहीं है कि मुझे पीपीटी बनाने में आलस्य आता हो या फिर किसी भी प्रकार की आर्थिक लागत उसमें इन्वॉल्व है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ लिख के पढ़ाना सबसे उचित तरीका होता है, क्योंकि उसमें आपका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है। और जब आप किसी भी विषय में आप एक्टिवली इन्वॉल्व होते हो, आपकी सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं ना, तो उसको आप फील करते हो, बजाय कि पीपीटी में लिखा हुआ है और उसको अंडरलाइन कर करके पढ़ाने से अच्छा। तो बहरहाल ये मेरा स्वतः का मानना है। ये व्यक्तित्व के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार परिवर्तित कर सकता है। ठीक। तो आज हम जुड़ रहे हैं आपके साथ एक नए विषय पर। उस विषय का नाम है, हालिया में अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच के पीआईएल दाखिल की कि हमने, माननीय न्यायालय महोदय, हमने लगभग 10 से ज़्यादा बिल पास किए हैं, लेकिन गवर्नर साहब जी जो हैं वो उस पर सहमति नहीं दे रहे हैं, एक्सेंट नहीं दे रहे हैं। मतलब जब तक वो एक्सेंट नहीं देंगे गवर्नर, तब तक बिल हमारा एक्ट में परिवर्तित नहीं होगा। तो जब सीएम साहब इस बात को लेके सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचते हैं तो माननीय न्यायालय ने एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक जजमेंट दे डाला। अब उस ऐतिहासिक जजमेंट को समझने के लिए, और क्या पूरा मामला था, क्या विवाद है जो कि बड़े ही लंबे समय तक से चले आ रहा है, उसको इस वीडियो में हम पूरी तरीके से एकदम दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। तो चलिए देखते हैं पूरा मामला क्या है। ये पूरा मामला है वीटो पावर से लेके। आप सुने होंगे कि प्रेसिडेंट के पास और गवर्नर के पास वीटो शक्तियां हैं। अब वीटो शक्तियां दी क्यों गई हैं, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। तो वीटो शक्तियों का जो इतिहास है उसको हम अगर समझें, तो जो वीटो संविधान में राष्ट्रपति जो होते हैं वो फॉर्मल हेड होते हैं, यानी कि जो वैधानिक एक तरीके से फॉर्मल हेड माना जाता है उनको। और जो रियल हेड होते हैं वो पीएम होते हैं। मतलब जो वास्तविक शक्तियाँ होती हैं वो प्रधानमंत्री के पास होती हैं, और वो जो, मतलब एक दिखावटी पुतला के समान होते हैं, वो राष्ट्रपति। भारत की स्थिति है। तो जब प्रेसिडेंट बनते हैं, वो प्रेसिडेंट जब वो शपथ लेते हैं तो वो शपथ में संविधान की रक्षा का शपथ लेते हैं। तो जब उन्हें लगता है कि संविधान खतरे में है, कोई बिल ऐसा आ रहा है जिससे ये लगे कि संविधान खतरे में है, तो उसके लिए उनको वीटो शक्तियां दी गई हैं, जिससे कि वो संविधान का जो उन्होंने शपथ लिया था रक्षा की, उसको वो सुनिश्चित कर सकें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये वीटो शक्तियां कहाँ पे हैं, किस संविधान के किस अनुच्छेद में दी हैं, और वीटो का मतलब क्या होता है। ठीक, तो चलिए, तो वीटो का मतलब पहले जान। वीटो
वीटो का तात्पर्य होता है टू फॉरबिड, या मना करना। ठीक, इसका मतलब होता है फॉरबिड यानी कि मना करना। अब देखिए वीटो की जरूरत ही क्यों थी, इस पर तो चर्चा हुई। अब ये एक ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जो, एक तो हमारे लिए कानून बनाती है संसद, जो कि केंद्र में है। ठीक, और जो एक हमारे लिए कानून बनाती है विधानसभाएं, जो विधानमंडल जहाँ पे मुख्यमंत्री होता है, संसद में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जो हमारा होता है वो बनाता है। और जो हमारे राज्य स्तर पर होती हैं, वो राज्य स्तर पे विधानसभाएं जो हमारी होती हैं, वो हमारे लिए कानून बनाती हैं। मतलब बिल जब वो, तो लेकिन अब बिल बनाने की प्रक्रिया में क्या होता है कि बिल पहले सदन में पेश किया जाता है, और उस सदन में पेश करने के बाद संसद जैसे ही बिल पास होता है सदन से, उसको भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास सहमति के लिए। और जब प्रेसिडेंट अपना एसेंट दे देता है, तो वो बिल एक्ट में परिवर्तित हो जाता है, लॉ में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि अब उसकी प्रवर्तनीयता सुनिश्चित हो जाती है, और भारत सरकार उसे अपने गैजेट में प्रकाशित कर देता है। तो ध्यान रखने की बात है, कोई बिल है अगर, तो जब उसको प्रेसिडेंट का, हम PRZ लिख रहे हैं, का एसेंट मिल जाता है, एसेंट मैं शॉर्ट में फॉर्म में लिख रहा हूँ, बिल में प्रेसिडेंट का अगर एसेंट मिल जाता है तो वो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई बिल आए, या मान लीजिए जैसे अभी वक्फ बोर्ड का जो है, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट बना, कब, जब प्रेसिडेंट ने उस पर अपना एसेंट दे दिया। उसके पहले क्या था, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल था, अब वो हो गया वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट। कब, जब प्रेसिडेंट ने उस पर अपना एक्सेंट दिया। ठीक, इसी तरीके से, इसी तरीके से विधानसभाओं में, विधानसभाओं में जो हमारी विधानसभाओं में पेश किया जाता है पहले बिल, और बिल को फिर चर्चा विचार विमर्श के बाद पास किया जाता है। और जैसे ही बिल पास हो जाता है सदन से, उसको भेजा जाता है गवर्नर की सहमति के लिए। केंद्र स्तर पर हमारे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट एसेंट देते हैं, यानी कि उसको अनुमोदित करते हैं, और राज्य स्तर पर गवर्नर। तो यहाँ पे जब गवर्नर का हमको एसेंट मिलता है, तब वो क्या बन जाता है, हमारा बिल, वो एक्ट बन जाता है। ठीक, रही बात, इतना समझ में आया होगा संभवतः। और जो एक महत्वपूर्ण बात इसमें और समझने का जो है कि समस्या क्या है, जरूरी नहीं है कि जहाँ हर राज्य में एक ही जो केंद्र में सरकार है उसी की गवर्नमेंट हो। तमिलनाडु, केरला, यहाँ पे MK स्टालिन जी की है। यही बात हुई तमिलनाडु में कि 10 से ज़्यादा विधेयक उन्होंने पास किए अपनी विधानसभा से, और गवर्नर के पास भेज दिया कि गवर्नर साहब देखिए इस पर। तो गवर्नर साहब के पास संविधान के अनुच्छेद 200 में दी गई हैं वीटो की शक्तियां। अब थोड़ा सा, जब मान लीजिए जो अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर का राज्यों में, वो केंद्र सरकार करती है, केंद्र में दूसरी सरकार है और राज्य में दूसरे पार्टी की सरकार है। तो कभी कभी केंद्र के द्वारा नियुक्त है भाई, तो केंद्र की तरफ उसकी जवाबदेही होगी गवर्नर की, भाई हमारी हम सैलरी आपको हम दे रहे हैं तो आप हमारे तरफ जवाबदेह होंगे। हालांकि इस यहाँ सैलरी का मामला नहीं है, सैलरी उसकी CFI पर होती है, तो उस सैलरी का मामला नहीं। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ कि आप अपने माता पिता के प्रति जवाबदेह होंगे, तो उसके माई बाबू कौन है, सेंटर जिसने उसकी नियुक्ति की है। तो गवर्नर लगभग प्रायः ये मामला उठता है कि अगर राज्य में दूसरी सरकार है तो गवर्नर अवॉइड करता है उस पर एसेंट देने से, जो कि गलत बात है। भाई CM साहब जनता द्वारा चुन के आए हैं,
और इस तरीके से आप अगर बिल पर सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं जो कि जनता के प्रतिनिधियों द्वारा पास किया गया है, तो वो तो आप जनता के जो मैंडेट है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो इस तरीके से 200 आर्टिकल 200 का प्रयोग करके गवर्नर साहब लगभग 10 बिलों को अपने पास रखे थे। एम के स्टालिन जी उठे, पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, कहे माननीय 2020 से पड़े हुए हैं इनके पास बिल, और अब तक इन्होंने बिल पर हमें एसेट नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक 17 अप्रैल को 2025 को एक बहुत ही बड़ा जजमेंट दे डाला, ऐतिहासिक जजमेंट दे डाला। जजमेंट पर आगे चर्चा करेंगे, उससे पहले हम इनके प्रेसिडेंट की वीटो पावर और जो हमारी गवर्नर के वीटो पावर हैं, संविधान के अनुच्छेद में क्या क्या वर्णित हैं, कौन कौन सी वीटो पावर हैं, उस पर चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो अब हम प्रेसिडेंट की वीटो पावर, ये हम प्रेसिडेंट PRZ की वीटो पावर और यहाँ पे हम GOV की वीटो पावर दोनों को समझते हैं। आर्टिकल 211 में, क्षमा करिएगा, आर्टिकल 111, आर्टिकल 111 के अंतर्गत प्रेसिडेंट के वीटो पावर का वर्णन किया गया है, जिसमें उसको 3 प्रकार के वीटो का, वीटो जैसा कोई मतलब वो नहीं दिया गया है, जैसे एब्सोल्यूट वीटो बोलते हैं लोग, उसका नाम दे दिए हैं, लेकिन ऐसा संविधान में कोई शब्द नहीं है, ध्यान रखने बात है। एब्सोल्यूट वीटो, अब एब्सोल्यूट वीटो में होता क्या है कि प्रेसिडेंट उस पर अपनी जो सहमति है उसको रख लेते हैं, सुरक्षित कर लेते हैं, मतलब कोई सहमति नहीं देते हैं। ठीक, और मतलब विद होल्ड द एसेंट, वो एसेंट को विद होल्ड रख लेते हैं। कौन कौन से केस में? एक तो प्राइवेट मेंबर बिल, अगर कोई सदन का प्राइवेट मेंबर, प्राइवेट मेंबर से क्या तात्पर्य है, जो सदन का सदस्य तो है लेकिन जो गवर्नमेंट की कैबिनेट है उसका सदस्य नहीं है। ठीक, तो वो कैबिनेट का सदस्य नहीं है लेकिन संसद का सदस्य है, वो बिल लेके आता है और बिल पास हो जाता है, और वो हालांकि पास नहीं होता है, लगभग मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बिल नहीं पास होता है जब प्राइवेट मेंबर लाता है। भाई प्राइवेट मेंबर कोई हो सकता है, पोजीशन का हो सकता है या उसी पार्टी का हो सकता है, लेकिन क्या नाम है, वो किसी उसमें नहीं है, कैबिनेट में नहीं है, तो प्राइवेट मेंबर बिल में वो अपना एसेंट होल्ड कर सकता है। क्योंकि जो आर्टिकल 74 है, आर्टिकल 74 कहता है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपना जो क्रियाकलाप है वो कैबिनेट के मतलब एडवाइस के अनुसार काम करेगी। और ये कब जोड़ा गया था? ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था कि जो प्रेसिडेंट है ही विल एक्ट एज द एडवाइस ऑफ द काउंसिल्स ऑफ द मिनिस्टर, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पर काम करेगा हमारा प्रेसिडेंट। तो भैया अगर प्राइवेट मेंबर बिल लेके आता है तो ये कह देंगे यहाँ पर ये अपना एसेंट होल्ड कर सकते हैं प्रेसिडेंट साहब कि हम इसमें एसेंट नहीं दे रहे हैं। और दूसरा जो स्थिति है जब प्रेसिडेंट अपना ये एब्सोल्यूट पावर यूज कर सकता है, मान लो कोई बिल जाता है प्रेसिडेंट के पास और गवर्नमेंट ने रिजाइन कर दिया, पता चला कि गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं, गवर्नमेंट रिजाइन कर दिया, दूसरी गवर्नमेंट फॉर्म होती है और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कह दिया कि साहब ये जो बिल आपके पास आया है इस पर सहमति मत दीजिए, तो उस स्थिति में एब्सोल्यूट पावर का प्रयोग, एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करके वो अपने एसेंट को होल्ड कर सकता है। ठीक, एब्सोल्यूट वीटो हो गया। इसका संविधान में वर्णन नहीं है, संविधान केवल यही कहता है कि विद होल्ड्स द एसेंट। 3 दशाएं होती हैं, एक दशा ये होती है कि विद होल्ड्स द एसेंट, जिसे हम एब्सोल्यूट वीटो का नाम दे देते हैं। ठीक, प्राइवेट मेंबर बिल, और अगर कोई बिल गवर्नमेंट रिजाइन कर देती है, नई गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट, तो उस स्थिति में हम ये विद होल्ड द एसेंट मतलब फिर से इस चीज़ का प्रयोग कर सकता है राष्ट्रपति। एक हो गया।
एब्सोल्यूट वीटो के बाद कुछ लोग इसका प्रयोग करते हैं सस्पेंसिव वीटो का, ठीक। सस्पेंसिव दूसरा जो है सस्पेंसिव, इसका नाम सस्पेंसिव वीटो। अब सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है? सस्पेंसिव वीटो में होता है कि जो बिल होता है उसको रिटर्न कर दिया जाता है संसद को ही, कि फिर से इसको एक बार रिकंसिडर कर लीजिए, माननी देख लीजिए इसमें कुछ खामियां हों। तो सस्पेंसिव वीटो में क्या किया जाता है कि जो बिल प्रेसिडेंट के पास आता है, प्रेसिडेंट को लगता है अरे भैया इसमें ये प्रावधान आपका अच्छा नहीं, एक बार देख लीजिए फिर से। तो जब उनके पास पुनः उसको दिया जाता है संसद को, तो संसद के पास वो वापस रिकंसीडर के लिए भेजते हैं। तो रिकंसीडर के लिए भेजा जाता है, रिकंसीडर के लिए बिल भेजा जाता है। तो जब रिकंसीडर के लिए बिल भेजा जाता है तो फिर से संसद देखती है, और अगर उसे लगता है कि राष्ट्रपति महोदय ये पॉइंट बता रहे थे सही नहीं है, तो इसको बदल ही देते हैं। तो बदल सकते हैं। और अगर संसद को लगता है नहीं नहीं राष्ट्रपति महोदय सही है हमारा पॉइंट, तो बिना बदले भी राष्ट्रपति के पास फिर से भेज देते हैं। रिकंसीडर के लिए बिल भेजा, अब बिल को रिकंसीडर कर लिया सदन ने, और पुनः प्रेसिडेंट के पास फिर से भेज दिया, प्रेसिडेंट के पास। तो अब प्रेसिडेंट को क्या करना होगा? अब इसको उनको एसेंट देना ही पड़ेगा। ही इज बाउंड टू गिव हिज एसेंट, ठीक। सस्पेंसिव वीटो में 3 हो गया। अब आगे चलिए, अब तीसरा देखते हैं, पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो में प्रेसिडेंट साहब क्या करते हैं? नो एक्शन, नो एक्शन, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देते हैं, बिल से संबंधित कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। बिल आ गया उनके पास, वैसे ही टेबल पर पड़ा है, कोई मतलब नहीं है। इसको हम पॉकेट वीटो का नाम दे देते हैं, ठीक। लेकिन इस पॉकेट वीटो का प्रयोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368, अगर 368 आर्टिकल का प्रयोग करके कोई बिल लाया गया है संविधान में संशोधन के लिए, उस स्थिति में राष्ट्रपति महोदय के पास पॉकेट वीटो की शक्ति नहीं रहती है, उनको अभी एसेंट देना ही पड़ेगा। अब जैसे वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल आया है ना, तो वो 368 का प्रयोग करके लाया गया है क्योंकि वो संविधान में संशोधन कर रहा है, तो उसमें वो पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जो अगर जो 368 के अंतर्गत आएगा, जो बिल 368 के अंतर्गत आएगा उसमें पॉकेट वीटो नहीं प्रयोग किया जा सकता है। और एक बात ध्यान रखने योग्य है कि सस्पेंसिव वीटो मनी बिल के केस में नहीं होता है। मनी बिल, मनी बिल में के लिए सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग प्रेसिडेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो मनी बिल होता है ना, वो पूर्व अनुमति, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही पेश किया जाता है। भैया पहले हम तुमसे अनुमति ले रहे हैं और फिर तुम दोबारा उसको रिकंसीडर करने के लिए भेज रहे हो, ये तो इलॉजिकल हो गया ना। तो इसलिए सस्पेंसिव वीटो का जो प्रयोग है मनी बिल के केस में नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, विदहोल्ड्स द एसेंट पहला, रिकंसिडरेशन दूसरा, तीसरा है नो एक्शन। लेकिन नो एक्शन किसमें नहीं होगा? 368 के अंतर्गत अगर कोई बिल पेश हुआ है तो। ये हो गया पॉकेट वीटो ऑफ प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट साहब के पास इतनी पॉकेट वीटो हो गई हैं और ये सारी वीटो हो गई। अब हम चलेंगे गवर्नर के पास। चलिए अब गवर्नर के पास आ जाते हैं। अब गवर्नर से आने के पहले इसमें हम जान लेते हैं कि कौन से आर्टिकल में है। आर्टिकल 200 के अंतर्गत इनके वीटो शक्तियों का वर्णन मिलता है, वीटो शक्तियों का वर्णन मिलता है। आर्टिकल, ये सारी वीटो शक्तियां इनके पास हैं, जो जो राष्ट्रपति के पास हैं। जो जो राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियां हमने पढ़ी, पहला विद होल्ड्स द एसेंट, दूसरा क्या है बोलिएगा आप लोग भी साथ में। दूसरा जो है हमारा वो है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो में क्या होते हैं? बिल को रिकंसिडरेशन के लिए, यानी कि सदन के पास दोबारा कि देख लो भैया इसमें ये समस्या लग रही है हमको, इसको देख लो एक बार, तो रिकंसिडरेशन। रिकंसिडरेशन के लिए
भेजते हैं। तीसरा जो होता है इनका, इनके पास नो एक्शन, ठीक, कि कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, इसे पड़ा है। और जो एक एक्स्ट्रा होता है चौथा, वो होता है कि वो बिल को प्रेसिडेंट के मतलब प्रेसिडेंट की सहमति या प्रेसिडेंट को विचार करने के लिए संरक्षित कर लें। टू कीप द बिल फॉर प्रेसिडेंट एक्शन, तो प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए अपने पास रख लेते हैं। तो ये इनके पास होती हैं, किसके पास, हमारे माननीय गवर्नर जी के पास, जितने भी राज्यों, ये आर्टिकल 201 के अंतर्गत है। अब इसमें क्या बात है कि आर्टिकल 201 के अंतर्गत यदि गवर्नर साहब किसी बिल को राष्ट्रपति की एसेंट के लिए संरक्षित करते हैं, तो उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया है कि कितने दिन बाद प्रेसिडेंट साहब इस बिल पर विचार करके राज्य की विधानसभा को वापस करेंगे। यही समस्या बन गया। गवर्नर साहब के पास भी यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं फिक्स की गई है कि वो कितने दिन बाद, कोई राज्य विधानसभा अगर बिल भेजती है तो कितने दिन बाद वो एसेंट देंगे अपना, कोई टाइम लिमिट संविधान में नहीं वर्णित है। इसी का फ़ायदा उठाते हैं हमारे गवर्नर साहब, और अगर उनके मन में नहीं आता है और वो राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं, तो वो एसेंट देने से कतराते हैं, बचते हैं। किंतु ऐसा कब तक चलेगा। स्टालिन जी पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने दे मारा एक बड़ा सा जजमेंट। देखिए जजमेंट। अब जजमेंट क्या है, अब समझिएगा आप। अब जजमेंट क्या दे दिया उन्होंने, अब ये सभी कहानी समझ में आ गई आपको, ठीक, पीछे की कि किस तरीके से इनके पास समय नहीं निर्धारित है कि इतने दिन में इनको अपना अपना एसेंट देना है। तो जब समय नहीं निर्धारित है तो भाई कभी भी दें, क्या फर्क पड़ता है। सीएम साहब गवर्नर के आगे पीछे बिल लेके घूमे, कोई महत्व नहीं है सीएम जी साहब का। गवर्नर साहब अल्टीमेट पावर एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं जो अप्रैल को, 17 अप्रैल को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। उस जजमेंट में टाइम फ्रेम फिक्स करते हैं। अब टाइम फ्रेम देखिए ध्यान से, जो जो गवर्नर के लिए हमारे लिए है, टाइम फ्रेम क्या फिक्स करते हैं गवर्नर साहब के लिए कि गवर्नर भैया, अब आपको अगर मान लीजिए कोई बिल है, उसको आप मान लीजिए विद होल्ड्स द एसेंट करते हैं, केवल 1 महीने के अंदर आप उसको 1 महीने तक अपने पास रख सकते हैं। और उस 1 महीने के अंदर में ही आपको ये भी निर्धारित करना होगा कि आप उसको प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए रिजर्व कर रहे हैं। तो 1 महीने के अंदर, विद इन विद इन 1 मंथ के अंदर इनको अपना 1 महीने तक वो अपने पास रखेंगे, ठीक है ना, कि उनको अपना एसेंट देना है या होल्ड रखना है। 1 महीने मैक्सिमम वो 1 महीने तक रख सकते हैं। अगर 1 महीने, या तो 1 महीने के अंदर वो अपना एसेंट दे के दे दें कि लो भैया ले लो बिल, नहीं तो 1 महीने के अंतर्गत या वो ये कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर लें कि हम भैया प्रेसिडेंट को दिखाएंगे तब हम इस पर सिग्नेचर उग्नेचर करेंगे, अभी तो कुछ नहीं, ठीक। तो माननीय न्यायालय ने कहा अब 1 महीने के अंदर तुमको ये काम कर लेना है। चाहे तुम एसेंट दे दो 1 महीने के अंदर, चाहे 1 महीने के अंदर अगर एसेंट नहीं दे पा रहे हो, लग रहा है कुछ गड़बड़ है, तो प्रेसिडेंट के लिए तुम रख दो कि भैया आप प्रेसिडेंट साहब को भेज के दिखा के तभी हम देंगे एसेंट, ठीक। अब जो दूसरा काम कर सकते हैं प्रेसिडेंट साहब, मान लो न वो विद होल्ड न एसेंट देते हैं और न प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं, तो फिर उस स्थिति में क्या होगा। उस स्थिति में इनको रिकंसीडर के लिए 3 महीने के अंदर भेजना पड़ेगा बिल को। 3 महीने के अंदर
विद इन 3 मंथ उनको उस बिल को, जिस दिन से आज पास हुआ विधानसभा से, गवर्नर सर के पास गया। अब गवर्नर सर उसको 3 महीने के अंदर पास कर, या तो 1 महीने के अंदर ये काम कर लें। अगर 1 महीने के अंदर ये पहला वाला काम नहीं किए तो अगले 3 महीने के अंतर्गत उनको बिल को रिकंसीडर के लिए भेजना पड़ेगा। कहाँ? विधानसभा में। अब विधानसभा में जब पुनः जाएगा तो क्या होगा कि मान लो विधानसभा के में अब भेजना ही पड़ेगा। 3 मंथ के अंदर कंपल्सन सेट कर दिया कि भैया आपको 3 महीने के अंदर रिकंसीडर के लिए भेजना है। और जब रिकंसीडर के लिए चला गया बिल, तो फिर उनको जब वो दोबारा से बिल इनके पास आएगा गवर्नर के पास, तो उनको जब मान लो रीपास्ड बिल, जो रीपास्ड बिल गवर्नर सर के पास आएगा, अब गवर्नर के पास जो है हमारे रीपास्ड बिल, यानी कि 3 महीने के अंदर उन्होंने भेज दिया कि भैया लो अब इसका ये पॉइंट देख लो, इसमें कुछ उचित नहीं लग रहा है। अब विधानसभा ने उस पॉइंट को देखा, उनको अच्छा लगा तो हटाया, नहीं अच्छा लगा तो वैसे का वैसे ही रहने दिया जो कहते हो। फिर गवर्नर के पास रीपास्ड बिल पहुंचा दिया। अब गवर्नर को 1 महीने के अंदर, 1 महीने में, विद इन 1 मंथ, अपना एसेंट देना ही पड़ेगा। ठीक, अपना एसेंट उनको देना ही पड़ेगा। इसीलिए ये जजमेंट दे डाली कि ये टाइम लिमिट है। एक बात इसमें और, अब मान लीजिए प्रेसिडेंट के लिए उन्होंने यहाँ पे संरक्षित रख दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया अगर तुम प्रेसिडेंट के लिए भेज रहे हो इसको, तो प्रेसिडेंट को भी 3 महीने के अंदर ये बताना पड़ेगा, या तो इसको प्रेसिडेंट इसको फिर से वही अपनी तीनों वीटो ये वाली प्रयोग करें। प्रेसिडेंट अपनी, अब प्रेसिडेंट के पास चला गया, गवर्नर के पास से प्रेसिडेंट के पास गया, अब चाहे तो प्रेसिडेंट भी अपना यही वीटो फिर से चालू कर देगा, वो भी सेम वही तीनों वीटो वो भी यूज कर सकता है जो गवर्नर यूज कर रहा है। लेकिन लेकिन क्या करना होगा उसको, ये अगर प्रेसिडेंट के पास गया तो उसको भी, अब प्रेसिडेंट को भी 3 महीने के अंतर्गत उस बिल को उन वीटो में से प्रयोग करके कोई उनको मतलब अपना वो देना पड़ेगा, एसेंट देना ही पड़ेगा 3 महीने के अंतर्गत उनको। विद इन 3 मंथ प्रेसिडेंट साहब को भी अपना एसेंट देना पड़ेगा। और मान लीजिए एसेंट नहीं देते हैं प्रेसिडेंट साहब, तो फिर इनको एक रीज़न देना पड़ेगा कि, कि कि भाई साहब क्या बात है, काहे नहीं दे रहे हैं। और मान लीजिए रीज़न भी नहीं दे रहे हैं, तो फिर हम इनके जो इन्होंने किया है उसको कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसका जुडिशियल रिव्यू होगा, न्यायिक समीक्षा होगी उसकी। तो उसकी न्यायिक समीक्षा के लिए ओपन कर दिया गया है गेट कि अब प्रेसिडेंट अगर एसेंट नहीं दे रहे हैं और रीजन भी नहीं बता रहे हैं 3 महीने के अंदर, तो फिर वो जुडिशियल रिव्यू होगा उस चीज़ों का। ये 17 अप्रैल के वाद का, जो कि M.K. स्टालिन पहुंचे थे अपने बिल को लेके कि भैया आए गवर्नर साहब देख रहे हैं अपनी टायरनी चला रहे हैं हमारे ऊपर, तो उन चीज़ों को लेके ये जजमेंट दे मारा। अब भैया बंध गए गवर्नर साहब भी और प्रेसिडेंट साहब भी। हो गया इतना काम। इतना काम होने के बाद निकलते हैं अभी 2 दिन पहले हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक अच्छी खासी टिप्पणी कर देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक उचित टिप्पणी भी लगती है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ गलत बोल रहे थे, अच्छी बात बोल रहे थे। कोई वो बात उनकी, मतलब उनके बात में कोई ऐसी दुविधा नहीं जान पड़ती थी कि जिसमें संदेह किया जाए। 1 मिनट क्षमा। तो वाइस प्रेसिडेंट जी कहते हैं कि ये जो क्या कहते हैं, नियम बनाने की शक्ति जो है वो केवल संसद के पास है। लेकिन आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट कंप्लीट जस्टिस। कंप्लीट जस्टिस इसे ही कहते हैं पूर्ण न्याय। पूर्ण न्याय, अब पूर्ण न्याय जो है टोटली डिस्क्रिशनरी है। ये सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है
कि अदालत चाहे तो आर्टिकल 142 का प्रयोग करके पूर्ण न्याय कर सकता है। पूर्ण न्याय न्याय करने में वो किसी भी तरीके की चीज़ों नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर सकता है। पूर्ण न्याय में क्या होता है कि व्यक्ति ऐसा दोनों पक्षों को देखता है और जो उसे उचित लगता है अपने विवेकाधीन अनुसार माननीय न्यायालय एक निर्णय सुना सकते हैं। यही आर्टिकल 142 का प्रयोग करके ये पिछला वाला जो जजमेंट आया है, काहे से कि संविधान में दिया नहीं था। संविधान में अगर कुछ जोड़ना है, घटाना है, नया चीज ऐड करना है, वो संसद की शक्ति है। लेकिन आर्टिकल 142 पूर्ण न्याय की शक्ति देता है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट के पास जो पूर्ण न्याय की शक्ति है उसी का प्रयोग करते हुए उन्होंने ये बना डाला। लेकिन इसी को क्रिटिसाइज करते हुए हमारे जगदीप धनखड़ जी कहते हैं कि ये तो न्यूक्लियर मिसाइल है, ये न्यूक्लियर मिसाइल है 142। कल को वो अपने डिस्क्रिशन पर कुछ भी बना देंगे अगर, तो इससे तो जो हमारा सेपरेशन ऑफ पावर, अब आपको दो तीन शब्दावलियां और समझनी होंगी। दो तीन शब्दावलियां समझेंगे तब पूरी कहानी समझ में आएगी। अब मैं उस शब्दावलियों को आपको क्लियर कर देता हूं। तो कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट है। डेमोक्रेसी के लिए कैसे थ्रेट है भैया? डेमोक्रेसी के लिए समझिए कैसे थ्रेट है। जनता द्वारा चुनी सरकार ही हमारे लिए विधि बनाएगी। अगर कोई बिना चुनी, जिस भाई सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो उनको तो हम चुने नहीं हैं। हम तो प्रधानमंत्री जो हमारे अभी के हैं हम तो उनको चुने हैं कि हमारे लिए भैया आप कानून बनाइए। लेकिन कानून कौन बनाने लगा है? सुप्रीम कोर्ट। तो इससे क्या हो रहा है कि आप हमारे काम के घेरे में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो जुडिशरी, वो कहते हैं जगदीप धनखड़ साहब कि जुडिशरी प्रेसिडेंट को एडवाइस नहीं दे सकती, क्योंकि प्रेसिडेंट क्या है? एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। अब देख, समझने वाली बात है जो हमारा दो तीन शक्ति का विभाजन एक पढ़ना पड़ेगा आपको समझने के लिए। शक्ति के विभाजन का सिद्धांत, शक्ति के विभाजन का सिद्धांत, इसे एसओपी भी बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर बाय मॉन्टेस्क्यू। ये थ्योरी सबसे पहले दी थी मॉन्टेस्क्यू ने। मॉन्टेस्क्यू मॉन्टेस्क्यू ने इस थ्योरी का प्रतिपादन किया था। सेपरेशन ऑफ पावर को हम सबसे पहले समझते हैं कि भारत में सेपरेशन ऑफ पावर है कि नहीं। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन में क्या है कि देखिए, कार्यपालिका जो है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इनके बीच शक्ति का विभाजन। तो जो हमारा कार्यपालिका को न्यायपालिका से एक अलग करता है वो क्या है? वो है आर्टिकल 50। एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग कर देता है आर्टिकल 50, ठीक। लेकिन क्या विधायिका कार्यपालिका से अलग है? कार्यपालिका कौन है? जो हमारे संसद के द्वारा बनाए गए नियमों को लागू कराती है। इनका काम क्या है न्यायपालिका का? आर्टिकल 145 क्लॉज 3 क्या बोलता है कि न्यायपालिका का काम है कि संविधान की व्याख्या करना, टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान की व्याख्या, संविधान की व्याख्या इनका काम है। इनका क्या काम है? संविधान बनाना। अब संविधान बनाने में क्या क्या करेंगे? जोड़ सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, कुछ नया प्रावधान जो ला सकते हैं। तो इनका काम है। इनका काम क्या है कार्यपालिका कि ये जो बना रहे हैं संविधान का व्याख्या कर रहे हैं, और ये जो संविधान को या जो कानून बना रहे हैं उनको ऑन ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करना, यानी कि प्रवर्तन करना। प्रवर्तन, इन्फोर्स करते हैं इन कानून, नियमों और उनकी योजनाओं को। लेकिन अगर ये हो कि कार्यपालिका विधायिका का काम करने लगे, विधायिका कार्यपालिका का काम करने लगे, एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप करने लगे, तो भैया विधायिका अपना सीना चौड़ा करके कहेगा भैया आप हमारे कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं। न्यायपालिका अपना
राग लापेगा। इससे क्या होगा कि टकराव की स्थिति पैदा होगी, और जब टकराव की स्थिति पैदा होगी तो प्रशासन हमारा जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। जो डेली का हमारा दिनचर्या वाला प्रशासन है उसमें व्यवधान उत्पन्न होने लगेगा। इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत दिया गया है कि शक्ति का विभाजन, कि ये हमारा क्षेत्र है, ये हमारा क्षेत्र है, ये आपका क्षेत्र है। लेकिन भारत में क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। दूसरे देशों में जैसे यूएसए है, वहाँ पे क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर है। क्लियर सेपरेशन मतलब कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका एकदम अलग अलग हैं, उनके कार्य में हस्तक्षेप किया ही नहीं जा सकता। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में 142 दे दिया गया है, आर्टिकल 142 इनको दिया ही गया है ना, जिसके तहत ये पूर्ण न्याय करने के लिए अपनी डिस्क्रिशन पावर का यूज करके कुछ नया नियम भी ला सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं विधायिका का थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। तो क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर तो है नहीं, है कि भाई तुम्हारा मेन काम इंटरप्रेट करना है, संविधान की व्याख्या करना। लेकिन इनको एक एक्स्ट्रा भी वो दिया गया है कि आप थोड़ा बहुत अगर कुछ लगता है कि नए कानून की ज़रूरत है आपको अपने डिस्क्रिप्शन पर, तो न्यायपालिका वहाँ कर सकती है। विधायिका विधायिका का काम संविधान बनाना ही है, ठीक। और कार्यपालिका क्या है? अब जो हमारी कार्यपालिका आती है वो विधायिका से ही निकल कर आती है। जो हमारी ये देखो, ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा लोकसभा। आओ आगे वाली उसमें समझते हैं। ये देखो, ये है हमारे ये है हमारे मेंबर। ये लोकसभा है, ये है हमारी राज्यसभा, ठीक। ये मेंबर हैं इसके, ये लोकसभा, ये राज्यसभा। अब भैया सरकार बनाने के लिए लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये मान लो इतने लोगों को हमने चुन के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना दिया। इतने लोग हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, ठीक। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए। अब जब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए, जो कि मेन विधि बनाने का काम काउंसिल में ही चलता है, फिर उसके बाद संसद में पेश किया जाता है। तो जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनका काम ही है विधि का बनाना मुख्यतः। लेकिन इन्हीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का काम क्या होता है? कार्यपालिका का। यही काम इन्हीं को जो पोर्टफोलियो दिया जाता है, वित्त मंत्री और जो भी जितने भी जैसे पर्यावरण मंत्री, वित्त मंत्री और वो क्या कहते हैं, जितने भी मंत्रालय का सिस्टम है उनको विभाजित किया जाता है, इन्हीं के बीच तो बांटा जाता है। तो ये रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। ये प्रधानमंत्री भी एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका का ही, यानी कि जो मंत्री होते हैं, मंत्री मंत्री और जो प्रधानमंत्री होते हैं, वो सब इसी कार्यपालिका का भाग होते हैं। तो फिर भैया आईएएस आईपीएस ये सिविल सर्वेंट्स क्या होते हैं? ये परमानेंट नहीं होते हैं, ये केवल 5 वर्ष के लिए चयनित होकर आते हैं। ये प्रधानमंत्री और ये कार्यपालिका के दो भाग हैं ना। कार्यपालिका का एक भाग जिसमें कि एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं और एक टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव होते हैं। टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव में आते हैं ये मंत्री, प्रधानमंत्री, जो 5-5 साल के लिए चुन के आते हैं फिर चले जाते हैं। और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लगातार रहते हैं। उसमें कौन आता है? उसमें ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ये सर्विसेज आती हैं जो परमानेंटली, और एक आईएफओएस होता है, ऑल इंडिया सर्विस, ये नहीं होती है। और ये 3 होती हैं, ये 2 ऊपर की एक नीचे की। तो ये होती हैं परमानेंट, और ये होती है टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव, यानी कि ये परमानेंट रहते हैं और ये 5-5 साल के लिए चुन के आते हैं, लेकिन हैं कार्यपालिका के, यानी कि विधायिका के लोग कार्यपालिका के काम में भी इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब भारत में क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, ठीक। कि थोड़ा बहुत अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कार्यपालिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप करेगी, न्यायपालिका विधायिका में हस्तक्षेप करेगी, विधायिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप करेगी, थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं कि पूरा काम ही लगे विधि बनाने, न्यायपालिका ही पूरा विधि बना डाली, संविधान को बदल डाला, ये सब काम इनके बस की बात नहीं है, ठीक है ना। मेन उद्देश्य जिसका जिस लिए बना है वो वही करेगा। लेकिन थोड़ा बहुत जैसे इनको 142 में दे दिया गया है कि आप थोड़ा बहुत कुछ अपने डिस्क्रिप्शन का प्रयोग करके वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा कहानी आपको समझ में आई होगी कि मॉन्टेस्क्यू की सेपरेशन ऑफ पावर की थियरी क्या है। भारत में क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन सैद्धांतिक रूप से हम यही कहते हैं कि भारत में भी एसओपी यानी कि शक्ति के विभाजन का सिद्धांत है। जैसे आर्टिकल 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग बताता है। आगे बढ़ते हैं। एक शब्दावली और समझने की जरूरत है आपको। एक शब्दावली है न्यायिक अतिक्रमण।
अब न्यायिक अतिक्रमण को क्या कहते हैं? जुडिशियल ओवररीच। इसको जुडिशियल ओवररीच का नाम देते हैं। जुडिशियल ओवररीच क्या होता है? यही जो अभी बताए हैं, जुडिशियल ओवररीच यही होता है जो अभी बताए हैं कि जब न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगे, न्यायिक अतिक्रमण अतिक्रमण करने लगे, हमारे अधिकारों पर न्यायपालिका, संसद का अधिकार कानून बनाना है, लेकिन जब कानून न्यायपालिका बनाने लगे तो वो न्यायपालिका का अतिक्रमण हुआ। किस पे? विधायिका पे। तो यदि ये प्रोएक्टिव स्टेप लेते हुए कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करे तो उसे हम न्यायिक अतिक्रमण कहते हैं, जो कि किसी भी देश के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है जब न्यायपालिका ज़्यादा ही सक्रिय होकर कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करने लगती है। ठीक, तो हम इसको एक नकारात्मक अवधारणा मानते हैं। ठीक, जो न्यायिक सक्रियता होती है वो एक सकारात्मक अवधारणा होती है। तो कुछ लोग इसको, जो अभी 17 अप्रैल वाला, कुछ लोग इसे न्यायिक अतिक्रमण बता रहे हैं, कुछ लोग इसे न्यायिक सक्रियता। ये नकारात्मक होती है, याद रखिएगा, ये अच्छी बात नहीं है किसी देश के लिए। लेकिन जो न्यायिक सक्रियता होती है, न्यायिक सक्रियता न्यायिक सक्रियता जो होती है वो पॉजिटिव चीज़ है। न्यायिक सक्रियता, जैसे कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सक्रियता दिखाते हुए क्या, ग्रेडेड एक्शन प्लान, GRAP, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को इंट्रोड्यूस कर दिया। संविधान में कहीं नहीं था, कोई नेता लोग ने नहीं बनाया था, लेकिन एक सक्रिय स्टेप लेते हुए न्यायपालिका ने अपनी जिम्मेदारियों और मानवाधिकारों को संरक्षण करते हुए GRAP के सिद्धांत को दिया, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जिसके थ्रू पॉल्यूशन लेवल को कंट्रोल किया जाता है दिल्ली में। तो ये न्यायिक सक्रियता एक सकारात्मक अवधारणा है, ये एक नकारात्मक, ये अच्छी बात नहीं होती है। तो अब यही डिबेट चल रहा है। धनखड़ साहब जी कहते हैं कि ये न्यायिक अतिक्रमण है। 142 के थ्रू उनके पास ऐसी पावर दे दी गई है कि वो एक परमाणु मिसाइल की तरह है, कुछ भी बना सकते हैं वो, और राष्ट्रपति को वो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या सच बात है कि राष्ट्रपति को नहीं डायरेक्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल, राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है, देश की सर्वोच्च सत्ता उसी के हाथ होती है, चाहे वो फॉर्मल हो या रियल हो। लेकिन राष्ट्रपति को एक सम्मानित और ऊपर के ओहदे का स्थान दिया गया है, जिसमें न्यायपालिका उनको आदेशित नहीं कर सकती है कि आप इस तरीके का। तो इसी बात को धनखड़ जी कह रहे हैं कि जो वर्चुअली उन्होंने मैंडमस जारी किया है राष्ट्रपति को, वो उचित नहीं है। उनको मतलब अपने दायरे का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें विधायिका या कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं देना चाहिए। तो सच बात यही है कि किसी को भी उस स्थिति तक नहीं, लेकिन हाँ, ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये टसल बहुत लंबी थी गवर्नर और CM की, इसको इस जजमेंट के माध्यम से उन्होंने खारिज कर दिया है। और अच्छी बात किया है, क्योंकि बहुत सारी गतिरोध होते थे, नियमों का पास नहीं हो पाता था। लेकिन कभी कभी नेशनल सिक्योरिटी, मान लीजिए MK स्टालिन साहब कुछ ऐसी पॉलिसी लेके आते हैं जो कि राज्य और पूरे देश के लिए नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है, तो उस स्थिति में दिक्कत हो जाती है ना। लेकिन फिर उसके लिए भी न्यायपालिका है, अगर ऐसा कोई विधेयक आता है तो न्यायपालिका उसका जुडिशियल रिव्यू तो कर ही सकती है। तो इसके बीच बैलेंस बना के चलना पड़ता है। और अगर कोई दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ज़्यादा करना लगता है तो फिर ये एक अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती है देश में भी और पूरे प्रशासन में भी। तो यही पूरा मामला है। हमें लगता है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा सारी चीज़ों को एक ही वीडियो के माध्यम से, कि जज साहब का जो जजमेंट था, गवर्नर का जो प्रेसिडेंट है का वीटो है और जो प्रेसिडेंट का वीटो है, धनखड़ साहब क्या कह रहे हैं, उनका क्या कहना है, क्यों इतना गुस्सा है, खफा है, सारी बातें आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गई होंगी। तो आशा करते हैं फिर एक नई ऐसी ही वीडियो में आपसे मिलेंगे। अभी के लिए तो चलते हैं, विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।